Hello everyone. In this video, we will try to understand section 26 of the Sale of Goods Act 1930. 25 के कंपेयर में ये थोड़ा सा इजी हो जाता है और उससे कंपेयर में थोड़ा सा छोटा भी है. What section 26 says in हिंदी, इसकी डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं, फिर इंग्लिश में इसको समझने का प्रयास करेंगे. सेक्शन 26 हिंदी में कहता है जोखिम प्रथम दृष्टया संपत्ति के साथ संक्रांत हो जाती है जब तक कि अन्यथा करारित न हो. माल तब तक विक्रेता की जोखिम पर रहता है जब तक उसमें की संपत्ति क्रेता को आंतरित नहीं हो जाती, किंतु जब उसमें की संपत्ति क्रेता को आंतरित हो जाती है तब चाहे परिधान किया गया हो या नहीं, माल क्रेता की जोखिम पर रहता है. परंतु जहां की परिधान क्रेता या विक्रेता के कसूर से विलंबित हो गया है, वहां माल किसी हानि की बाबत जो ऐसे कसूर के अभाव में ना हुई होती, उस पक्षकार की जोखिम पर रहता है जिसका कसूर हो. परंतु यह और भी कि इस धारा की कोई भी बात क्रेता या विक्रेता के उन कर्तव्यों या दायित्वों पर प्रभाव नहीं डालेगी जो दूसरे पक्षकार के माल के उपनिहिति के नाते उसके हैं. Now let's try to understand in English. Risk prima facie passes with property. Prima facie basically means कि जब तक कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट ना हो जाए, जब तक कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सामने ना आ जाए, ठीक है, एक सॉलिड एविडेंस के साथ, तब तक प्राइमा फेसा यही माना जाएगा कि रिस्क जो है प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर होता है. यानी कि जब तक सेलर के पास है तो सेलर का रिस्क, और जब बायर के पास जाता है तो बायर का रिस्क. उसी से रिलेटेड ये सेक्शन है 26. अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ये इस तीन वर्ड का ये मतलब हुआ कि जब तक वो दोनों सेलर और बायर खुद में ही कोई दूसरा टर्म एंड कंडीशन ना मेंशन कर दें, तब तक ये वाला जनरल रूल जो है ये दोनों ही पार्टी पे लागू होगा. उसके अलावा अगर कोई अदर पॉइंट ऐड करते हैं तो उसको भी देखा जाएगा, लेकिन जब तक वो अदर पॉइंट नहीं है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ये वाला रूल जो है दोनों पार्टी पे अप्लाई होगा. अब ये कौन सा रूल है, ये आगे पढ़ते हैं. द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देयरिन इज ट्रांसफर टू द बायर. कि जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है, जो प्रॉपर्टी है, वो सेलर के ही रिस्क पे होगा जब तक कि उसका ऑनरशिप जो है, जब तक कि उसका पोजीशन जो है वो बायर को ट्रांसफर नहीं हो जाता. फॉर एग्जांपल, एक सेलर है जो बाइक सेल करता है, उसके पास बाइक है, मैं बायर हूँ, मैं अभी उसके दुकान में नहीं गया हूँ, मेरे को बाइक लेनी है लेकिन मैं अभी उसके दुकान में नहीं घुसा हूँ. अभी बाइक जो है सेलर के शॉप पे है, तो जब तक उसके शॉप पे है तो उसका रिस्क हुआ ना. उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, मैं उस बाइक को परचेज करता हूँ, फिर परचेज करने के बाद जो रिस्क है वो मेरे पे आ जाएगा, है ना. बट उससे पहले जब तक मैं घुसा ही नहीं दुकान में, सेलर के पास है, जब तक अगर फाइनल डीलिंग हुई ही नहीं, तब तक तो बाइक उसकी है, तो तब तक जो भी उस पर डैमेजेस वगैरह आते हैं तो वो सेलर का होगा. तो रिस्क पास होता है प्रॉपर्टी के साथ. तो प्रॉपर्टी अभी सेलर के पास है, तो रिस्क टूटने फूटने का किसका है, सेलर का. वहीं बायर के पास जाएगी तो बायर का हो जाएगा. सो अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क, कि गुड्स जो है वो सेलर के रिस्क पे होगा अंटिल प्रॉपर्टी देयरिन इज ट्रांसफर टू द बायर, कि जब तक वो प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं हो जाती तब तक रिस्क जो है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो सेलर का होगा. बट व्हेन द प्रॉपर्टी देयरिन इज ट्रांसफर टू द बायर, लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी जो है वो बायर को ट्रांसफर कर दिया जाता है, द गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट. और जैसे ही गुड्स जो है, ऑनरशिप जो है, टाइटल जो है उस प्रोडक्ट का, उस गुड्स का, वो बायर के पास जैसे ही जाता है तो रिस्क किसका हो जाता है, रिस्क वहां से स्टार्ट हो जाता है, बायर का. फॉर एग्जांपल, मैं साउंड स्पीकर लेने गया मैं शॉप पे, किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, तो अभी वो उसका है, सेलर का. अब मैं उसको परचेज कर लेता हूँ. जब तक परचेज नहीं किया था तब तक सेलर के रिस्क पे था वो साउंड बॉक्स वहां रखा हुआ. अब परचेज करने के बाद वो मेरे रिस्क पे है. अब मैंने उसे ले लिया और वहीं पे छोड़ दिया, ठीक है, बाहर साइड में निकाल के छोड़ दिया, या फिर कुछ भी इधर उधर रख दिया मैंने, या फिर जो भी किया, तो अब वो मेरे रिस्क पे है. तो अब उसको क्षति पहुंचती है, उसको चोट लगता है, तो वो मेरी लायबिलिटी बनेगी. वो रिस्क जो है, वो उसका जो कंपनसेशन है वो मेरे को ही करना पड़ेगा. वो मैंने रिस्क लिया है उसको वैसे रख के, ठीक है. तो
आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बट व्हेन द प्रॉपर्टी देयर इज ट्रांसफर टू द बायर, लेकिन प्रॉपर्टी जब बायर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा या कर दिया जाता है, द बायर आर एट द गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क, तो गुड जो है वो बायर के रिस्क पे होगा, वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट, भले ही उसकी डिलीवरी हुई हो या नहीं हुई हो। जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है बायर के पास, वो जो रिस्क है वो बायर का हो जाएगा, दैट्स इट। अब इसको डिलीवरी के लिए कैसे, अब मान लीजिए वो जो स्पीकर है वो मुझे घर पे चाहिए और रास्ते में ही मैं उसे कहीं पटक देता हूँ, उसकी डिलीवरी तो हुई नहीं घर पे, लेकिन तब भी रिस्क वो मेरे पे आ गया, क्योंकि ओनरशिप जो है वो मेरे पे आ गया था, प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई थी, तो ऐसे में रिस्क जो है वो मैं अपने ऊपर उसका लूंगा। दिस इज वॉट जनरली इट इज सेइंग, कि बहुत कॉमन है कि जब तक सेलर के पास वो चीज है रिस्क उसका, जब वो मेरे पास आ गया तो रिस्क मेरा, एज सिंपल एज दैट। वहीं पर प्रोवाइडेड है, दो प्रोवाइजो यहाँ पे मेंशन है, प्रोवाइडेड दैट वेयर डिलीवरी हैज बीन डिलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ ईदर बायर और सेलर, कि जहां पर डिलीवरी दोनों में से किसी एक पार्टी के गलती से होता है, चाहे बायर की गलती से या सेलर की गलती से, और उसके दौरान, उस गलती के दौरान अगर कोई बाय चांस कोई लॉस हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, तो उसकी भरपाई उसका जो दोष है उसको जाएगा, जिसकी वजह से वो गलती हुई, जिसकी वजह से वो चूक हुई। चाहे सेलर की गलती हो तो सेलर पे जाएगा, बायर की गलती हो तो बायर पे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक अंडे का क्रेट जो है वो ऑर्डर किया, ठीक है। अब अंडे के क्रेट का टाइम ड्यूरेशन था 15 दिन, उसके बाद वो खराब हो जाता, तो 13वें दिन वो क्रेट जो है मेरे पास आती है, 2 दिन बचते हैं उसके लाइफ टाइम जो एक्सपायरी है, 2 दिन बचते हैं, और 2 दिन में मैं बायर जो है यूज भी कर लेता उसे। अब हुआ क्या, जब डिलीवरी लेके वो आया तो मैं था ही नहीं घर पे, ठीक है। अब मैं था नहीं घर पे, उसके बाद जब वो मेरी, क्योंकि मैंने उसे बोला कि काम करना आप, मैं कल आऊंगा, आप कल आना, ठीक है। डिलीवरी मुझे उसी दिन मिल सकती थी, लेकिन मैंने उसे बोल दिया कि कल आना। अब कल जब वो आता है तो पता चलता है कि वो जो डेट है कल ही एक्सपायर हो गया, ठीक है। अब वो देख के मैं कहता हूँ कि नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए, जिसकी वजह से वो जो सेलर है वो उस क्रेट को किसी और को दे सकता था, तो उसको नहीं दे पाया, क्योंकि वो उसने मुझे दिया और मैंने क्या किया, डिले किया। डिले करने से जो है वो फिर एक्सपायर भी हो गया, तो सेलर अब उसे किसी और को भी नहीं दे सकता, ना ही वो मैं ले रहा हूँ एज अ बायर। तो इसमें फॉल्ट साफ साफ मेरा है, और ऐसे में कंपनसेशन जो है डैमेज, उस डैमेज का कंपनसेशन जिस भी पार्टी का होगा वो दूसरी पार्टी से ले सकता है। मान लो उसने मुझे दिया ही मैंने उसे बोला था कि 7 दिन के अंदर देना, उसने मुझे 10वें दिन दिया, तो 3 दिन का जो, मान लो मुझे किसी को देना था, वो नाराज हो गया, जो भी है, सपोज एक्स वाई जेड, और उसकी वजह से मेरे को कुछ डैमेज हुआ, कुछ भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो, उसकी वजह से मुझे डैमेज हुआ क्योंकि उसने मुझे 10वें दिन दिया, ठीक है। मेरा मेरा जो एक मैंने पेट था वो उस पे उसी एग पे ही डिपेंडेंट था, उसकी वजह से वो एक्सपायर हो गया, तो काइंड ऑफ डैमेज हुआ। तो उसमें जिसका भी फॉल्ट होगा, सेलर का फॉल्ट था तो सेलर कंपनसेट करेगा। तो ये प्रोवाइजो वो कहता है वेयर डिलीवरी हैज बीन डिलेड, कि जहां डिलीवरी जो है वो डिले हो गई है थ्रू द फॉल्ट ऑफ ईदर बायर और सेलर, किसी एक पार्टी के द्वारा, किसी एक पार्टी की गलती की वजह से, चाहे बायर की या सेलर की, द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट, तो वो जो गुड्स हैं वो उस पार्टी के फॉल्ट पे, उस पार्टी के रिस्क पे रहेंगे जिसका फॉल्ट है, जिसकी गलती है। यानी कि अगर बायर ने फॉल्ट किया है, बायर की गलती है, तो बायर के रिस्क पे रहेगा वो प्रोडक्ट, या फिर अगर सेलर का फॉल्ट हुआ है तो सेलर के रिस्क पे रहेगा, वो कह रहा है ये। The goods are at the risk of the party in fault as regard any loss which might not have occurred, ये ऐसा लॉस जो नहीं अकर होता अगर चीज़ें टाइम से ट्रांसफर हो जाती, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा डिले की वजह से वो सिचुएशन दूसरी क्रिएट हो गई और उसकी वजह से एक डैमेज क्रिएट हुआ, तो वैसे में वो जो डैमेज है उसका रिस्क जो है वो उस पार्टी के ऊपर जाता है जिसकी गलती, जिसकी वजह से वो डिले हुआ है। पार्टी इन फॉल्ट एज रिगार्ड एनी लॉस विच माइट नॉट हैव अकर्ड, जो नहीं होता बट फॉर सच फॉल्ट, ठीक है, बट उस फॉल्ट की वजह से वो अकर हुआ, तो ऐसे में उसका जो रिस्क है उस पर जाएगा जिसकी वजह से वो डिले हुआ है। बायर की वजह से हुआ है तो बायर का फॉल्ट, सेलर की वजह से हुआ है तो सेलर का फॉल्ट, रिस्क शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसका फॉल्ट होगा उस पर रिस्क चला जाएगा। नाउ सेकंड प्रोवाइजो इज provided also that nothing in this section shall affect the duties or liabilities of either seller or buyer as a bailey of goods of the other party।
अब मान लीजिए दोनों में से दो बायर और सेलर दोनों में से दोनों ने ही एक दूसरे को अपना प्रोडक्ट जो है संभाल के रखने के लिए दिया हुआ है, और वैसे में भले ही ओनरशिप दूसरे पार्टी के पास हो और दूसरे पार्टी को उसने अभी संभाल के रखने के लिए दिया है, और वैसे में हम ये नहीं कह सकते कि ओनरशिप उसका है तो डैमेज उसका होगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। वेट, फॉर एग्जांपल सेलर, मैं बाइक परचेज करने गया। बाइक परचेज जब मैं करने गया तो मैंने बाइक परचेज कर लिया, ठीक है, और मैंने सेलर को ये बोला कि देखिए बाइक मैंने परचेज कर लिया है, मैं जरा वहां से आता हूँ, मार्केट से आ रहा हूँ, उसके बाद मैं बाइक जो है ले लूंगा, ठीक है। तो वो मैंने सेलर को एज अ बेली बना दिया। अब उसकी लाइबिलिटी है कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक उस बाइक की वो निगरानी रखे। तो वो चीज इस पे अप्लाई नहीं होती है, वो प्रोवाइजो के थ्रू कवर हो जाती है कि ऐसा नहीं कि अब मैंने वो परचेज कर लिया है तो ऑनरशिप मेरा, रिस्क भी मेरा। तो वैसे में अगर मैंने उसको निगरानी रखने के लिए दिया है तो उसका लाइबिलिटी बनती है। अब उसी के सामने कोई दूसरी पार्टी आके वो बाइक ले जा रही है तो एटलीस्ट उसको रोकना तो चाहिए। तो वो एज अ बेली अगर वर्क कर रहा हो तो फिर ऐसे में लाइबिलिटी उसी पर्सन का है जो बेली बना है। और ये सिचुएशन बायर के पास भी शिफ्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल सेलर कहता है कि सेलर की बाइक है, लेकिन सेलर, एक बायर अंदर आता है तो सेलर कहता है कि भाई साहब एक बार ये दुकान देखते रहना, और ये दुकान देखते रहना, मुझे एक इमरजेंसी आ गई है, मैं 5 मिनट में आता हूँ बस, ठीक है। तो अभी कुछ लेन देन नहीं हुआ है, बाइक जो है सेलर की है, लेकिन उसने एक बेली बना दिया बायर को। और ऐसे में कोई दूसरी पार्टी आती है और उसके सामने से बाइक ले जाती है तो एटलीस्ट उसे टोकना चाहिए कि क्यों ले जा रहे हैं, रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, ऐसा। तो अगर बेली बना है तब वो फॉर्मूला जो ऊपर वाला ये जनरल रूल है ये अप्लाई नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जनरली ये कहता है कि रिस्क उसी का जिसकी प्रॉपर्टी। लेकिन प्रोवाइजो में दो प्रोवाइजो देखने को मिले। एक ये कि अगर डिलीवरी डिले की जाती है तो जिसकी वजह से अगर नुकसान होता है समहाउ, तो वो पार्टी जो बायर है या सेलर है, दोनों में से जिसका फॉल्ट होगा रिस्क उसी का होगा अगर डिले हुआ तो। और दूसरा ये कहता है कि अगर लाइबिलिटी बन जाती है सेलर की या बायर की एज अ बेली, तो फिर उसकी लाइबिलिटी एक्चुअल में बनेगी, वैसे में रिस्क जो है उसका नहीं रहेगा जिसका एक्चुअल में ऑनरशिप है। सो ये दोनों प्रोवाइजो हैं सेक्शन 26 के। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिस्क प्राइमा फेसाई passes with property unless otherwise agreed. The goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. But when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk whether delivery has been made or not, provided that where delivery has been delayed through the fault of either buyer or seller, the goods are at the risk of the party in fault as regards any loss which might not have occurred but for such fault, provided also that nothing in this section shall affect the duties or liabilities of either seller or buyer as a bailee of the goods of the other party. सो दिस वॉज सेक्शन 26। आई होप समझ में आया हो, ज़्यादा टेक्निकल नहीं था। जनरली फिर से अगर मैं बोल दूँ, जनरली अगर प्रोडक्ट जिसके पास है, ठीक है, जिसके पास उसका ऑनरशिप है, रिस्क भी उसी का होगा। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है, दो इसके प्रोविजंस हैं। एक ये कि अगर किसी पार्टी की वजह से डिले होता है और उसकी वजह से नुकसान होता है तो नुकसान का रिस्क वो पार्टी लेगा जिसकी वजह से वो डिले हुआ है। और दूसरा, एज अ बेली अगर काम कर रहे हो सेलर या बायर, तब ये जनरल रूल उन पे अप्लाई नहीं होता। दिस इज व्हाट वी came to know with the help of section 26. We will discuss section 27 in our next video. Till then, have a good time. Bye bye. Thank you.